आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पाठ, नाम कैसे बनता है रेडियो नाटक। इस चैप्टर को हम बहुत आसान तरीके से एनिमेशन के साथ समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसके साथ साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, जो स्टेज पर नाटक अभिनय किए जाते हैं, प्ले किए जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपके स्कूल में भी, आपके एनुअल फंक्शन में कई बार प्ले होता है, नाटक होता है, स्किट होती है। उसी नाटक को कभी आपने रेडियो पर सुना? अगर हां, तो उसी के बारे में ये पूरा पाठ है। तो यही लिखा है कैसे बनता है रेडियो नाटक। इस पूरे पाठ में दो चीजें ऐसी हैं जो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहला कि ये रेडियो नाटक बनता कैसे है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। दूसरी चीज हम यही पढ़ेंगे कि इसको बनाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिक्कत है ना। जैसे मान लो आपको कोई प्ले करना है, स्टेज पर सामने दर्शक बैठे हैं, आपको उनको प्ले करके दिखाना है। तो उस प्ले में मान लो एक सीन है, दृश्य है जंगल का दृश्य आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे? कुछ प्रॉप्स यूज कर सकते हो, जैसे कोई नकली के पेड़ लगा दिए, झाड़ियां लगा दी, और पीछे जो कर्टन है, पीछे का जो पर्दा है, वो भी कुछ इस तरह का हो सकता है जो जंगल का दृश्य दिखाए। तो कहने का मतलब बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हो जो सामने दर्शक बैठे हैं कि ये एक जंगल का दृश्य है। अब यही जंगल का दृश्य आपको रेडियो पर प्रस्तुत करना है तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रेडियो पर आप कुछ दिखा नहीं सकते, सिर्फ सुना सकते हो, यानी श्रोता सिर्फ सुन सकता है। वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सामने हो क्या रहा है। आपको सिर्फ ध्वनि के माध्यम से समझाना है कि जंगल का दृश्य है। वो कैसे दिखा पाओगे वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई चोरी करने का दृश्य है, अगर ये प्ले स्टेज पर हो रहा है, सामने हो रहा है, तो चोर चोरी कर रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन रेडियो पर कोई चोरी कर रहा है, चुपचाप चोरी कर रहा है, कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। तो कहने का मतलब जब रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं तब बहुत सारी कठिनाई आती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रेडियो पर नाटक प्रस्तुत करना ही क्यों है। देखो बच्चों, रेडियो भी एक साधन है जो सूचनाओं का आदान प्रदान में बहुत काम आता है, यानी एक तरह का जनसंचार माध्यम है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है लोगों तक पहुंचने का। तो आज भी बहुत से लोग, बहुत से श्रोता रेडियो पर जुड़े हुए हैं। तो लोग एंटरटेन भी होना चाहते हैं रेडियो पर, तो उनके लिए भी ये काम करने होते हैं। तो ऐसी दो बातें हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से बता देता हूं। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि रेडियो नाटक बनाया कैसे जाता है, और दूसरा कि रेडियो नाटक बनाते समय किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो, पहले पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे कि रेडियो पर नाटक प्रस्तुत लोग क्यों करते हैं। दरअसल पहले जमाना यही था कि रेडियो पर ज्यादातर लोग अपना समय बिताते थे। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलीविजन था, न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल, थिएटर थे तो, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। मतलब हर एक आदमी के लिए उपलब्ध नहीं थे, वो कुछ कुछ जगहों पर थे और वो भी बहुत कॉस्टली थे। देखो, ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, आज भी होती हैं ये सारी चीजें, पर देखने वाले थोड़े कम हो गए। खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। एफएम चैनल का मतलब समझ गए ना? अगर जानते हो एफएम चैनल के बारे में तो किसी भी एक एफएम चैनल का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे समझ गए। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक, ये इनकी कमी पूरा करते थे। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो साहित्यकार थे, जो बड़े बड़े लेखक थे, लेखिका थी, कवि कवित्री थे, वो रेडियो के लिए नाटक लिखा करते थे और वो बहुत बड़े सम्मान की बात थी उस टाइम पर। यानी कह सकते हो कि जैसे आज हम टेलीविजन पर कुछ सेलिब्रिटी को जानते हैं और बहुत मान सम्मान करते हैं, ऐसे ही रेडियो पर नाटक लिखने वाले का बहुत मान सम्मान हुआ करता था, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ, यानी वो लेखक लेखन का तो काम करते ही थे, साथ ही साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन, नाट्य मतलब नाटक, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मतलब बहुत से ऐसे नाटक थे जो मंच पर बहुत कामयाब रहे, एक्चुअल में वास्तविक में वो रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। कब? शुरू में, जब
रेडियो पर वो नाटक बहुत प्रसिद्ध हो गए तब वो बाद में मंच पर भी अभिनीत किए गए, यानी मंच पर भी प्ले किए गए। आगे देखो, इसका एक एग्जांपल ही लिखा हुआ है, धर्मवीर भारती कृत, धर्मवीर भारती के द्वारा किया हुआ या लिखा हुआ अंधा युग, और मोहन राकेश का भी एक आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं। अब हम आगे के कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे कि जो रेडियो पर नाटक होते हैं यानी रेडियो नाटक और जो मंच पर नाटक होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर भी जानेंगे और दोनों में समानताएं क्या क्या है, ये हम अब कुछ पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। पहले समानता देखो, सिनेमा और रंगमंच की तरह ही रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। चरित्र मतलब पात्र, कैरेक्टर। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं, संवाद यानी डायलॉग, और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। ये दोनों में ऐसा ही होता है। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। ये सिनेमा, और सिनेमा मतलब थिएटर में जो आप फिल्म देखने जाते हैं वहां, और रंगमंच यानी नाटक में जो जीवंत होता है, आपकी आंखों के सामने होता है, स्टेज पर, प्ले जिसको स्किट कहते हो, तो वो रंगमंच। इन दोनों की तरह नाटक यानी रेडियो नाटक में ऐसा संभव नहीं होता। कैसा संभव नहीं होता? विजुअल्स यानी दृश्य नहीं होते। और क्या क्या अंतर है इन दोनों में देखिएगा, यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। कौन सा? यही दृश्य वाला, ये सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, ये बात में कंफ्यूज मत होना, सिनेमा और रंगमंच एक ही बात को लिया गया है। सिनेमा भी सामने हो रहा होता है जो जिसमें दृश्य होते हैं, और रंगमंच पर यानी कि स्टेज पर जो स्किट होती है उसमें भी दृश्य सामने दिख रहे होते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन रेडियो नाटक इन दोनों से थोड़ा अलग है। वही अलग क्या है? एक तो दृश्य और भी बहुत सी चीजें हैं। देखिएगा, रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, एक अंतर और है। इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है, थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। संप्रेषित का मतलब सामने भेजना होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही हम अपनी बात को पहुंचाते हैं रेडियो नाटक में। यहां आपकी सहायता के लिए ना मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा है, ना ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमा। मतलब अभिनेता अपने एक्सप्रेशन से भी नहीं समझा सकता, हाव भाव दिखाकर नहीं समझा सकता, सिर्फ बोलकर ही समझाना है उसे। आगे देखिए, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। वैसा कैसा? जैसे सिनेमा या रंगमंच पर अभिनय होता है, बिल्कुल वैसा ही है बाकी सब कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी होती है, दोनों में होती है। कहानी का वही ढांचा होता है, शुरुआत होती है, मध्य होता है, अंत होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं, परिचय होता है, द्वंद्व होता है, समाधान होता है। ये सब में होता है, दोनों में होता है। कह सकते हो परिचय यानी शुरुआत में इंट्रोडक्शन, उसके बीच में द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व का मतलब थोड़ा मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा होना, तभी तो नाटक आगे बढ़ेगा। उसके एंड में समाधान होता है, यानी सब कुछ ठीक हो जाता है नाटक के एंड में। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। रेडियो नाटक में सिर्फ आवाज के माध्यम से करना होता है। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल ही गई होगी। पीछे के जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ पाए तो बच्चों क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर देख लीजिए। फ्री क्रैश कोर्स के नाम से लिंक मिलेगा आपको, वहां पर ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अदर चैप्टर कह सकते हो, अभिव्यक्ति और माध्यम के। अब आगे के कुछ पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि रेडियो नाटक लिखा कैसे जाता है, लिखते समय किस किस स्टेप से, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। कह सकते हो कि पहले क्या करना होता है, दूसरे नंबर पर क्या करना होता है, तीसरे नंबर पर कैसे लिखते हैं। इस तरीके से किस तरह से पूरा रेडियो नाटक लिखा जाता है, ये अब हम समझेंगे। बहुत आसान तरीके से देखते रहना। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। कोई भी नाटक लिख रहे हो, कहानी तो चुननी पड़ेगी। कहानी आपकी मौलिक हो, यानी कहानी आप स्वतंत्र रूप से भी लिख सकते। मौलिक मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से भी लिख सकते हो, यानी सिर्फ कल्पनाओं में ही आपकी कहानी है, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ है। या फिर चाहे किसी और स्रोत से ली हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा पात्र आपने उठा लिया हो, वहां से कहानी बना ली हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। निम्न माने अब जो लिखी गई बातें हैं उनका ध्यान जरूर रखना है जब भी आप रेडियो नाटक बना रहे हैं। कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो। मतलब आपने फिल्म देखी होगी, कोई भी एक्शन मूवी है ना, एक्शन मूवी में होता क्या है, मार धाड़ होती है, यानी मारना पीटना ये लगा रहता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि एक व्यक्ति दूसरे का पीछा कर रहा है, भाग रहा है। ये सारी चीजें एक्शन मूवी में होती रहती है। लेकिन यही सारी चीजें अगर आपको रेडियो नाटक में दिखानी है, यानी एक्शन नाटक दिखाना है, तो आप एक्शन नाटक दिखा नहीं पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि जब आप स्टेज पर किसी को मुक्का मारते हुए, किसी को पीटते हुए, भागते हुए दिखा रहे हो, वो तो चल जाता है, दिख जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन रेडियो पर सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है। आप कैसे समझाओगे सुनाई देने से? यानी कि सिर्फ आपको आवाजों के माध्यम से ही समझाना है कि एक आदमी दूसरे का पीछा कर रहा है या दूसरे को मार रहा है। अब मान लो ढिशुम कर दिया आपने आवाज के माध्यम
माध्यम से, लेकिन ये ढिशुम जो किया, अब ये ढिशुम लगा किसको, अर्थात किसने किसको मारा ये तो समझ में आया नहीं, है ना। रेडियो नाटक में एक्शन नाटक होना असंभव है, या कह सकते हो कि ज्यादा एक्शन नहीं दिखा पाओगे। ये एक सीमा है, ये एक कठिनाई है, इसीलिए ऐसी कहानी ना ली जाए रेडियो नाटक के लिए जो एक्शन पर डिपेंड हो। यही बातें लिखी गई थी। अब उदाहरण के माध्यम से आगे भी समझाया, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है, लोग बोर हो जाएंगे, कितना एक्शन दिखाओगे, बिशुम 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 चल रही है, क्या कितना सुन लेंगे लोग। मसलन मसलन माने उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, कोई किसी का पीछा कर रहा है, अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है, और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं, यानी कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है ना, दिखाया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक कथानक मतलब ये स्क्रिप्ट शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब ना हो, क्योंकि दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। सृजन यानी बनाना, क्रिएट करना, क्रिएट नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी है, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी पर बनी है ना। तो इस तरह की बहुत सी फिल्में होती, मैं ज्यादा नाम नहीं जानता हूं, लेकिन बच्चे बता देंगे कमेंट बॉक्स में। बच्चों एक बार बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी अभी तक भी बातें सुन रहे हैं ध्यान से, तो कमेंट जरूर करना इन फिल्मों के नाम जो इन पर बनी है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, बहुत अच्छा सिनेमा बन जाएगा, लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन सकता इस पर। क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेल का माध्यम है। अब फुटबॉल पर कुछ दिखाया जा रहा है, तो वो रेडियो पर कैसे दिखाया जाए, कैसे आवाजों के माध्यम से समझाया जाए हर एक हरकत को। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करिए। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जो फिल्म होती है सिनेमा में या फिर मंच पर नाटक प्रस्तुत होता है, ये बड़े बड़े हो सकते हैं। जैसे फिल्म की बात करूं तो इसकी अवधि 2-3 घंटे तक होती है, आराम से हो जाती है, और लोग बैठकर आराम से उसे सुन लेते हैं, उसमें रोमांच पैदा कर लेते हैं, इंटरेस्ट बना लेते हैं, और आसानी से बन भी जाता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हम देखने के साथ साथ सुन रहे हैं, उसमें एकाग्रता बनाना, उसको याद रख पाना वो आसान होता है। जबकि रेडियो पर अगर 2-3 घंटे तक का नाटक चल जाए तो उसको याद रख पाना, उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यह बताया गया है इस पैराग्राफ में कि रेडियो नाटक छोटा होना चाहिए। कितना? 15 से 30 मिनट का, बस। इससे ज्यादा एकाग्रता बनाना और इससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। एक और बात भी लिखी है इसमें कि जैसे फिल्म अगर हम देखने जाते हैं तो एक निश्चित स्थान बना होता है, वहां तक हमें सफर तय करना होता है, टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। अब सामने जो फिल्म चल रही है वो अगर बोरिंग भी होगी तो दर्शक कुछ टाइम और भी बैठ जाते हैं कि ठीक है पैसे देकर आए हैं, बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ना चाहते हुए भी वो देख लेते हैं पूरी की पूरी फिल्म। लेकिन अगर रेडियो पर अगर कोई बोरिंग नाटक चल रहा है तो वो तुरंत स्टेशन बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो घर पर ही बैठे और उन्हीं के सामने रेडियो रखा हुआ है और 1 सेकंड लगेगा उनको चैनल बदलते हुए, क्योंकि इंटरेस्ट उनका आ नहीं रहा है। तो इसीलिए ज्यादा लंबा नाटक को प्रस्तुत करना थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता यानी बातचीत जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट ही होती है। इतनी ही एकाग्रता वो रेडियो पर बना लेता है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा कारण क्या है? सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं। मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं, यानी उनका एफर्ट लगता है वहां तक जाने का, और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। प्रेक्षागृह का मतलब होता है सिनेमा, अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रम को देखता व सुनता है। सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचकते ही यानी बोर होते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन यानी अक्सर रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है। और अगर आपकी कहानी लंबी है, कोई कहानी ऐसी भी हो सकती है जो बहुत लंबी है और वही आपको रेडियो पर भी प्रस्तुत करनी है, तो आप उसके खंड बना सकते हो, हिस्से बना सकते हो, पार्ट बना सकते हो कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। वो होने 15-30 मिनट के ही चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में, जैसे पार्ट के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी
जिसका हर एपिसोड 15 या 30 मिनट का होगा। यहां एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, मतलब डिसाइड होता है कि 9:30 पर ये, 10 बजे ये, 11 बजे ये। तो कहने का मतलब डिसाइड होता है कि ये नाटक इतनी ही देर चलेगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं, तो उसको उतना ही दिखाना पड़ता है। इसीलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, इस तरह की। अब इस पैराग्राफ में बता रखा है कि रेडियो नाटक की अवधि जब सीमित होती है 15 से 30 मिनट तक की, तो उसमें जो पात्र होते हैं वो भी सीमित ही रखने हैं। बहुत ज्यादा पात्र याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सुनाना है, दिखा तो हम सकते नहीं कि ऐसी वेशभूषा वाला एक पात्र है, दूसरी वेशभूषा वाला दूसरा पात्र है। हम सिर्फ आवाजों के माध्यम से ही समझा रहे हैं, तो आवाज के माध्यम से हम बहुत ज्यादा पात्र नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए रेडियो नाटक में कम पात्र ही होने चाहिए। देखो, अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। चरित्र मतलब पात्र। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार यानी पात्र कैरेक्टर होंगे, तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। रिश्ता बनाए रखना मतलब समझ पाना कि कौन सा पात्र क्या है। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्या कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। 30 या 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। अगर 1 घंटा या उससे अधिक अवधि का रेडियो नाटक लिखना पड़ जाए, तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। अब इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाटक के हिसाब से भी बात होती है, यह तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है। देखो, पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और। उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र हैं, कोई पक्का नहीं है, इतने ही होने चाहिए। अर्थात 15 मिनट रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था कि श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो यह प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है, मतलब जो मेन किरदार हैं, मेन कैरेक्टर हैं, ये उनकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो कोई सब्जी बेचने वाला है वो भी पात्र हो गया। सब्जी बेचने वाला तो सिर्फ आवाज देकर चला गया, वो एक पात्र के रूप में नहीं गिना जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा पात्र कह सकते हो। लेकिन जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र हैं या सहायक किरदार हैं, वो संख्या इतनी ही होनी चाहिए लगभग, ऐसा बताया गया। देखो, छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है, मतलब फेरी वाले की एक आवाज या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना आदि, ये सब गिनी नहीं जाते पात्रों में। अब तक हमने 3 बातों के बारे में पढ़ा। वो 3 बातें कौन कौन सी थी? देखो, तो हमने देखा रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ख्याल रखना है। पहली, कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, यह भी हमने पढ़ा कि मतलब सिर्फ एक्शन ही ना हो, यह भी ध्यान रखना है। दूसरी, उसकी अवधि बहुत ज्यादा ना हो, वो अभी हमने पढ़ा, यानी 15 से 30 मिनट की अवधि काफी होती है। धारावाहिक की बात दिगर है, धारावाहिक की बात अलग है, दिगर मतलब अलग है, वो तो काफी लंबा होता है और उसके कुछ खंड भी हो सकते हैं। तीसरी बात कौन सी थी? पात्रों की संख्या सीमित हो, वो अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है, यानी पात्र कैरेक्टर सीमित होने चाहिए। ये 3 बातों को ध्यान रख लेना। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। रेडियो नाटक लिखते कैसे हैं वो अब एग्जांपल से आपको समझाएंगे। देखिएगा, जैसा पहले भी जिक्र हुआ था, क्या जिक्र हुआ था कि मंच का नाट्यलेख, यानी मंच पर जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है, फिल्म की पटकथा, फिल्म में जो दिखाया जाता है, पटकथा मतलब होती है कहानी, तो वो कहानी, फिल्म की जो कहानी, और रेडियो नाट्यलेख, रेडियो पर जो नाटक लेखन होता है, में काफी समानता होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है, उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। मतलब दृश्य तो अब है नहीं, दिखा तो हम सकते नहीं, लेकिन नाटक फिर भी प्रस्तुत करना है, तो ध्वनि के माध्यम से हम किस तरीके से दृश्य दिखा सकते हैं वो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिएगा, यहां एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है, हम संगीत के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और मोहन, जो रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश के जरिए, लोकेशन के जरिए, मंच सज्जा के जरिए, मंच सज्जा का मतलब मंच को सजा देना, मंच पर सजावट कर देना, इस तरीके की जो दृश्य है उसके हिसाब से, ध्वनि प्रभावों के माध्यम से और अभिनेताओं की भावभंगिमा यानी एक्सप्रेशन, हाव भाव से दिखाया जा सकता है क्या कि कोई भी जो दृश्य है वो। लेकिन रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा। देखिए एक एग्जांपल, यहां 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और मोहन, वो आपस में डायलॉग के माध्यम से किस तरीके से सारा कुछ बता देते हैं। देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कहानी। राम कहता है, श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक
भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। अभी आप सुनते जाओ, मैं आपको इसको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से क्या क्या यूज किया गया इस नाटक में, इन डायलॉग्स में। समझते रहना, सुनते रहना ध्यान से। राम कहता है ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ। मोहन की नकल करते हुए क्या कहता है, जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। ये मोहन की नकल करते हुए उसने जो कहा वो बताया। श्याम, अरे मोहन कहां रह गया, अभी तो यही था। मोहन, ओ मोहन। राम कहता है लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। श्याम कहता है चुप करो मोहन, अरे मोहन। मोहन की आवाज आई, आ रहा हूं, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था। अब साथ के साथ ब्रैकेट में ध्वनियां भी लिखी गई हैं। देखो, नजदीक ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता, भयानक स्वर करता उड़ जाता है। राम चीख पड़ता है, राम, श्याम बचाओ। मोहन कहता है डरपोक कहीं का। राम कहता है वो क्या था? मोहन कहता है कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी। एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। श्याम कहता है मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको कुछ समझाने के लिए। देखिए, ये दृश्य इसी तरह चलेगा। आपने गौर किया होगा, शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह दृश्य नहीं लिखा, दृश्य नंबर 1, दृश्य नंबर 2। एक्चुअल में दृश्य होते ही नहीं है। क्यों? रेडियो पर तो सिर्फ सुनाई देता है। तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? कट या हिस्सा, हिस्सा नंबर 1 या कट नंबर 1 ऐसा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य होता ही नहीं, इसीलिए उसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है। परिपाटी का मतलब प्रचलन है। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको लिखो या ना भी लिखो, आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से भी दर्शा सकते हो। महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है, क्या कहता है? कितना भयानक जंगल है। अब इस बात से ही समझ में आ गया कि वो एक जंगल में है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं। ये बात श्रोता को मालूम हो गई है, बातों से ही समझ आ गई, क्योंकि हम दिखा तो कुछ सकते नहीं, सिर्फ बोलकर ही बता सकते हैं। अब श्याम अपने अगले संवाद में, इतनी रात हो गई, अर्थात खान भी आ गया, यानी जंगल का भी पता चल गया और समय के बारे में पता चल गया कि रात हो गई है। मतलब दो संवादों से ये दोनों बातें समझ में आ गई श्रोता को। अब आगे देखो, अगर हमें समय और ज्यादा स्पष्ट करना है कि कितने बज चुके हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ रात के बारे में वर्णन था, लेकिन स्पेसिफिक कोई टाइम बताना है, तो श्याम का संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। देखो, इससे भी पता चल गया कि रात का समय है और इतना टाइम हो गया है। ये श्रोता समझ जाएंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देशकाल, देशकाल मतलब होता है स्थान, कि कौन सा देश है, कौन सा स्थान है, स्थापित कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि बनावटी हो, कि जबरदस्ती वो संवाद डाले गए हैं सिर्फ स्थान और समय बताने के लिए। ऐसा ना लगे, एक नॉर्मल वे में टॉकिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। देखो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, जबरदस्ती ठुसा हुआ ना लगे। मसलन माने उदाहरण के रूप में श्याम अगर ये संवाद कहे कि राम, रात के 12 बजे हैं और मुझे डर लग रहा है, ये एक तरह का जबरदस्ती डायलॉग कहा गया है। मतलब कोई बात थी नहीं, जबरदस्ती सिर्फ ये बताने के लिए कि उसे डर लग रहा है और 12 बज चुके हैं, ये जबरदस्ती कहा गया है, ऐसा लगता है। साफ दिखाई देता है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में संवाद लिखा गया है। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम है, श्याम है और मोहन। ये भी हमें डायलॉग से पता चले। तीनों कहीं से वापस घर आ रहे थे। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता पता है। ये सब बातें हमें डायलॉग से समझ में आ गई, हमने कोई दृश्य नहीं देखे। अब देखो, तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा डरा हुआ राम है। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। तीनों में सबसे बेफिक्र मोहन है। बच्चों, थोड़ी देर पहले रेडियो नाटक की अवधि बताई थी कि कितनी होनी चाहिए। जानते हो तो कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। एक दूसरे का जब नाम लेते हैं ना पात्र, कि राम, मोहन, श्याम या इस तरह की कोई भी नाम बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि सामने वाले का नाम क्या है या वो किससे बात कर रहा है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है, यानी संवादों के माध्यम से ही बताना होता है कि कौन कैसा व्यक्ति है और उसका क्या नाम है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी भाषा कैसी है। ये सब बातें। भाषा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है कि गांव का,
क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है, इस तरह की तमाम जानकारियां, ये सारी बातों की जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी कि उसकी भाषा कैसी होगी, उसका बोलने का ढंग कैसा होगा, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव कितना होगा। ये सारी बातें हमें संवादों के माध्यम से ही बतानी होती हैं। ये सारी बातें आप एग्जांपल से भी समझेंगे, देखना। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। मतलब जैसे आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर अपने पिता से बात करता है तो उसके अनुसार ही वो बोलता है, यानी इज्जत से बोलता है। अगर वो छोटे से बोल रहा है तो उसके हिसाब से उसकी वो इज्जत हो जाती है। या फिर आपस में यार दोस्त मित्र बोल रहे हैं तब उनकी भाषा कुछ और हो जाती है। अपने बॉस से बोल रहे हैं कोई तो वो अलग भाषा में हो जाती है। तो कहने का मतलब संवादों के माध्यम से ही पता चल जाता है कि उसका सामने वाले से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। यही बातें हम पढ़ेंगे, देखना। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से बात करेगा। मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन पत्नी से बोलना अलग हो जाता है, नौकर से अलग हो जाता है और अपने बॉस के प्रति अलग ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। अपने बॉस के प्रति सम्मान पूर्वक रवैया अपनाएगा तो दूसरी तरफ अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। यह सब प्रकट होगा उसके संवादों से। यूं तो यह सब फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होता है कि उनका व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह का हो जाता है। वो तो फिल्म में भी होता है, लेकिन रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है कि सिर्फ संवाद के माध्यम से ही समझाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए यहां इसका खास ध्यान रखना होता है, मतलब संवाद का, बोलचाल का। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है और यह विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि रेडियो नाटक में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है। क्योंकि कौन किससे बात कर रहा है, मान लो 4 लोग खड़े हैं, रेडियो नाटक हो रहा है, 4 लोग खड़े हैं, कौन किससे बोल रहा है पता ही नहीं चलेगा अगर वो सिर्फ बोले, नाम ना ले। तो इसीलिए नाम लेना जरूरी है कि राम मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नाम लेकर ही बोलना होता है। और खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनाना पड़ता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका संवाद कुछ इस तरह का होगा। मतलब अगर वो ऐसे ही बैठ गया तो पता ही नहीं चलेगा रेडियो में तो कि वो बैठ भी चुका है बोलते बोलते। तो कुछ इस तरीके से बोलते हुए उसे बैठना पड़ेगा। क्या कहेगा? कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाऊं। अब ऐसा बोलते हुए वो बैठ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि वो बेंच पर बैठ चुका है और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता है। उपरोक्त लिखी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक में रूपांतरित करते हैं। मतलब अब आगे एक उदाहरण दिया हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लेना। ये उदाहरण है आपके सामने है, वो आप खुद ही पढ़ लेना और ये नाटक जब खत्म हो जाएगा तो पाठ भी खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आते हैं, वही अब मैं बताने वाला हूं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सब तरह के क्वेश्चंस आप जब पढ़ लोगे तब आप मान लेना कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। जब तक आप ये नहीं समझते तो चैप्टर अधूरा ही रहेगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री क्रैश कोर्स में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा, जरूर देख लेना। कुछ इस तरीके से आपको, जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति और माध्यम के और भी चैप्टर आप आसान तरीके से समझना चाहते हो तो वो भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे। लेकिन अब आपका होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना समझा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेडियो नाटक में कितने अंक होते हैं? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। रेडियो नाटक में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए कोई अंक नहीं होते, ऑप्शन बी 2 अंक होते हैं, ऑप्शन सी 3 अंक होते हैं, ऑप्शन डी 4 अंक होते हैं। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोई अंक नहीं होते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? आपके ऑप्शन ए दृश्य माध्यम, ऑप्शन बी श्रव्य माध्यम, ऑप्शन सी दृश्य और श्रव्य माध्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आसान सा प्रश्न है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रव्य माध्यम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक में किसका विशेष महत्व होता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए अभिनय का, ऑप्शन बी संवाद का, ऑप्शन सी भाषा का, ऑप्शन डी ध्वनि का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी ध्वनि का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे,
ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी 7-8 तक, ऑप्शन सी 10 से 15 तक, ऑप्शन डी बहुत कम। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुत कम। बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।